वो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 24 से एवोल्यूशन वाले चैप्टर से कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से जो यूकैरियोट्स जो हैं वो कैसे बने हैं, उसकी सारी जो हिस्ट्री है वो हम डिस्कस करेंगे। सो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइफ जो है वो ज़मीन के ऊपर कैसे शुरू हुई, उसके मतलब डिफरेंट स्पेकुलेशंस मौजूद हैं। हम उन्हीं स्पेकुलेशंस को जो थॉट्स हैं उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहली स्पेकुलेशन है अबाउट वेंट्स हाइपोथेसिस। जो वेंट्स हाइपोथेसिस क्या है कि लोगों का ये ख्याल है कि जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई है इन द ओशियन और इन द हॉट वाटर स्प्रिंग्स, पानी के गर्म चश्मों से। इसको हम क्या बोलते हैं? हॉट स्प्रिंग को हाइड्रो थर्मल वेंट्स। अब इस थ्योरी के पीछे जो बेसिक कॉज है कि जब हमारी अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट बनी, यानी कि वो एक क्लैश हुआ, उसके नतीजे में अर्थ जो है वो रिवॉल्व करना शुरू कर गई और वो शुरू में हॉट थी तो उसको ब्लैक अर्थ का कंसेप्ट दिया गया। जब बाद में इसके ऊपर वाटर कम्युलेट हुआ तो वाटर की वजह से इसको ब्लू अर्थ का जो है वो कंसेप्ट दिया गया। वहां से कहते हैं कि जो फर्स्ट हमारी पूरी जमीन के ऊपर जो है वो वाटर ही मौजूद था और वहीं से लाइफ स्टार्ट हुई है और उस वाटर की जो नेचर थी दैट वाज हॉट, और उन्हीं की वजह से इस थ्योरी को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यानी कि पानी के जो गर्म बॉडीज हैं उनको हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। इस थ्योरी का नाम भी फिर क्या पड़ गया? वेंट हाइपोथेसिस। इसकी जो सबसे बड़ी एविडेंस दी जाती है हाइड्रोथर्मल वेंट्स की, दैट आर आर्चीबैक्टीरिया। ये आज भी हमें किसी किसी जगहों पे जो थर्मल वेंट्स हैं, जो पानी के गर्म चश्मे हैं, वहां पे नजर आते हैं और ये ख्याल किया जाता है क्योंकि ये 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं। 120 डिग्री टेम्परेचर ये अब भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो समझा जाता है ये आर्चीबैक्टीरिया क्यों आज तक मौजूद है उन वेंट्स के अंदर, और उसकी नेचर प्रोकैरियोटिक है और उनके अंदर बहुत कम चेंजेस देखने को मिली हैं। अंडरगॉन्स लिटिल चेंजेस, उनके अंदर इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं हुई हैं। ये इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस दी जाती है कि आर्चीबैक्टीरिया इन पानी के अंदर मौजूद है और उसके अंदर चेंजेस कम आई हैं। दैट मे बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस। द सेकंड वन इज एवोल्यूशन ऑफ photosynthetic organism। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली शुरू में आपके जो इन्वायरमेंट था स्टार्ट में, क्योंकि लाइफ थी नहीं, प्लांट्स नहीं थे, तो इन्वायरमेंट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो लिमिटेड थे। In a real environment, the nutrients were limited। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हुई, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आए या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बना, तो उसके नतीजे में इसने जिन ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की सप्लाई नहीं हो रही थी उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस की इवोल्यूशन की वजह से क्या मिलने लगी उनको? सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। कौन से ऑर्गेनिज्म को? दैट वर लिविंग इन ड्विंडलिंग सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, जिनको न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे थे। उस हालात में फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस इवॉल्व हुआ और यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जिस तरह एल्जी, डायरेक्ट प्लांट्स नहीं आए थे पहले, सियानोबैक्टीरिया, एल्जी, इस किस्म के जो है वो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थे और जिसके नतीजे में क्या हुआ? इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमें फर्स्ट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया और उस प्रोसेस के नतीजे में जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई तो
उसमें क्या करते थे प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते थे, एलजी वगैरह, और एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते थे। और जब उस सोर्स की हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते थे एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके नतीजे में एक तो उनमें कार्बोहाइड्रेट बनते थे और साथ में उसमें जो गैस रिलीज होती थी दैट वाज सल्फर। दे डोंट रिलीज ऑक्सीजन। अर्लियर प्लांट्स में जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड को एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज करते तो सल्फर लिबरेट कर रहे थे, लेकिन फिर प्लांट में चेंजेस आती गई क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन साथ साथ बढ़ रही थी, एनवायरनमेंट में पानी जो है वो बढ़ रहा था। तो उसके नतीजे में डेफिनेटली जो प्लांट्स थे, जो एल्गी लाइक स्ट्रक्चर्स थे, दे यूज प्लांट्स एंड दे मेक देयर कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ में उन्होंने कौन सी चीज रिलीज करना शुरू कर दी, ऑक्सीजन। So earlier photosynthetic organism use hydrogen sulfide as a source of hydrogen and release sulfur. But nowadays plants after earlier photosynthetic organism use water and release oxygen into the environment. इसका क्या फायदा हुआ कि environment के अंदर क्या हुआ, accumulation होगी ऑक्सीजन की, उससे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो जाएगी, कम्युलेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इन ऑर्गेनिज्म का फायदा हुआ, उनको भी एनर्जी मिली, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जमा होना शुरू होगी। अब इसका क्या फायदा हुआ, अब यहां पर हम ये नहीं अभी कहीं पे भी बात की कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म आ गए, अभी सिर्फ ये बात हुई है कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पहले जमीन पे आए, और वो कैसे एनर्जी ले रहे थे, बाय एनारोबिक प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह रहे थे। ऑक्सीजन तो अब आई है जो वाटर से रिलीज हुई है। सो उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म आए आफ्टर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म। अब जो ऑर्गेनिज्म आए वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म आ गए। क्यों एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, उसकी रीजन ये है कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ये एक अर्लियर एक जमीन का पार्ट है, कोई भी, ये हमारा एक इकोसिस्टम मैं बना रहा हूं, ये हमारी जो है वो अर्थ थी, लाइफ थी शुरू में, दिस इज पीस ऑफ लैंड, इसके ऊपर क्या थे, प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एलजी वगैरह, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इस पार्ट में लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो वाटर मौजूद था, और उसके नतीजे में ऊपर से जो सनलाइट है वो क्विकली जो है वो इसके ऊपर पड़ रही थी, कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं थी, सब किस्म की लाइट आ रही थी इनके ऊपर। अब इनकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो चीज अकोमुलेट हुई दैट वाज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो गई। और उस ऑक्सीजन का क्या फायदा हुआ, उसके दो एडवांटेज थे। एक तो उसका यह फायदा हुआ कि लाइफ शिफ्ट होगी फ्रॉम एरोबिक मोड ऑफ लाइफ, यानी कि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म चेंज हो गए एरोबिक के अंदर, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन बन गई। क्या बने जी, मोड ऑफ लाइफ चेंज हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन में। एक तो फायदा ये हुआ। सेकंड इसमें यह फायदा हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इसका एक एलोट्रोपिक फॉर्म बनी जिसको आप ओजोन कहते हैं। उसका फायदा क्या हुआ कि जब इसके साथ साथ लोअर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बनी और एक लेयर जो है वो डेफिनेटली डेवलप होना शुरू होगी O3 की, जिसको आप ओजोन लेयर कहते हैं। उसकी वजह से जो डेंजरस रेडिएशन सन की आ रही थी, डेंजरस रेडिएशन, वो रिफ्लेक्टेड बैक, वो वापस जाना शुरू होगी। पहले हर किस्म की लाइट आ रही थी, अब क्या हुआ, ओजोन ने फिल्ट्रेशन शुरू कर दी। उस फिल्ट्रेशन की वजह से जो डेंजरस रेडिएशन थी वो वापस मिलना शुरू होगी, और उसकी वजह से आपकी अर्थ क्या होगी, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय डेंजरस यूवी लाइट फ्रॉम बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की वजह से उनकी प्रोटेक्शन होगी।
ये इसका फायदा हुआ और उसकी वजह से डेफिनेटली अब एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह कम होने लग गए, ऑक्सीजन ज्यादा हो गई। सो उसकी वजह से जो आपका रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट changed into oxidizing environment। ये जो है वो चेंजेस यहां पर आए। ये आपने टॉपिक एक्सप्लेन करना है एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन जमा हुई, वहां से एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हुई तो उसके नतीजे में ये प्रोसेस जो बने, उसके नतीजे में लाइफ अब रिड्यूसिंग से ऑक्सीजन की तरफ चलेगी, यानी कि अब वही ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे जो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट का ये पर्पस है। अब ये जो ओजोन लेयर बनी थी इसको ऑलमोस्ट ख्याल किया जाता है 4.2 बिलियन या 420 मिलियन 4.2 बिलियन ईयर्स अगो ओजोन लेयर डेवलप हुई थी। ये एमसीक्यूज है। 4.2 बिलियन या 420 मिलियन ईयर्स अगो हमारी ओजोन लेयर डेवलप हुई थी। ये प्रोसेस उस वक्त हुआ था। सो ये था जी इवोल्यूशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के मुतालिक। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। उसके नतीजे में क्या हुआ, अब जो ऑर्गेनिज्म थे वो बनना शुरू हुए तो लाइफ जो है वो कम्प्लेक्स होना शुरू होगी। अब तो वो हम देखते हैं कि कम्प्लेक्सिटी कैसे जो है वो अब आती है। सो उसके नतीजे में अब क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। ये इस पे भी डिफरेंट स्पेकुलेशंस हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म आए, कितनी देर पहले आए। तो ख्याल किया जाता है कि फर्स्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म 3.5 मिलियन ईयर्स अगो 3.5 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल आया, फर्स्ट प्रोकैरियोट्स, ये 3.5 मिलियन ईयर्स अगो। और उसके बाद जो यूकैरियोट सेल बने हैं दैट वाज 1.5 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास क्या आया, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें भी डिफरेंट हाइपोथेसिस है कि ये कैसे आए हैं, यूकैरियोटिक सेल कैसे बना। उनमें सबसे पहली जो थ्योरी आती है दैट इज एंड सिम्बियोटिक थ्योरी या एंड सिम्बियोट हाइपोथेसिस। ये थ्योरी क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंगली जो वो बताता है कि शुरू में ये अमीबा की तरह, अमीबा उसकी तरह ये प्रोकैरियोटिक सेल थे, अमीबॉइड प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे। एनारोबिक नेचर है उसकी, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर रहता है और अमीबा की तरह था। तो वो पहले जमीन पे मौजूद था, नेचर उसकी एनारोबिक थी। इसने क्या किया कि जो एरोबिक बैक्टीरिया था, दिस इज एरोबिक बैक्टीरिया 1 2 3, ये मैं आप साथ में इस पे बना सकते हैं। इसने क्या किया, इस अमीबाइड सेल ने उसको इंजेस्ट कर लिया। ये वाला क्या हुआ, नीचे मूव कर रहा हूं, इसने इसको इंजेस्ट कर लिया। ये कौन सा बैक्टीरिया था, दैट वाज एरोबिक बैक्टीरिया। ये एरोबिक बैक्टीरिया था, इसकी नेचर एनारोबिक है, ये एरोबिक बैक्टीरिया उसने इंजेस्ट कर लिया। और उसने इंजेस्ट करने के बाद उसको डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि दोनों मिलके इकट्ठे रहना शुरू हो गए। और उससे क्या फायदा हुआ कि जो एरोबिक अमीबा था दैट चेंज इनटू एरोबिक अमीबाइड सेल, वो
एरोबिक में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इसने इस जो ऑक्सीजन लिबरेट की, जो एनर्जी लिबरेट की, दैट वाज यूज्ड बाय दिस सेल। तो उसकी वजह से ये जो आपका सेल था ये किस में चेंज हो गया? दिस चेंज इनटू एरोबिक सेल। ये एरोबिक सेल के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। उसके बाद क्या हुआ? ये सेल बनने के बाद ये समझा जाता है ये प्रोकैरियोटिक सेल बन गया, और ये जो बैक्टीरिया है ये जो इंजेस्ट किया था, ये ख्याल किया जाता है इसी वजह से हमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सी चीज नजर आती है रेस्पिरेशन के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया। सो एरोबिक बैक्टीरिया इंजेस्ट किया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो रेस्पिरेशन में यूज होने लग गया, और आज हमें वो प्रोकैरियोटिक सेल से जो चेंज हुआ स्ट्रक्चर नजर आता है, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। इस वजह से उसका काम भी रेस्पिरेशन है। सो एमसीक्यूज के एरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया किस में चेंज हुआ? इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। या माइटोकॉन्ड्रिया किससे बना? एरोबिक बैक्टीरिया से। सेकंड, अब इसी ऑर्गेनिज्म ने जब स्पाइरोचीट बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप जो होते हैं उसको स्पाइरोचीट कहते हैं, दीज आर स्पाइरोचीट बैक्टीरिया, उसको जब इसने इंजेस्ट किया तो ख्याल किया जाता है, ये हाइपोथेसिस दी जाती है कि ये चेंज हो गए फ्लैजेला के अंदर। दिस इज फ्लैजेला। सो फ्लैजेला किससे बन गया? स्पाइरोचीट से। उसके बाद जब ये स्पाइरोचीट से बन गया, फिर इसी किस्म के कुछ शुरू में हमने बात की फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स भी मौजूद थे। उन जैसे प्रोकैरियोट्स को, जिसको हम सियानोबैक्टीरिया भी कहते हैं, जिसको डेफिनेटली जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे और वो चेन फॉर्म में भी रहते हैं, सिंपल जो है वो भी मौजूद थे। अगर इसने उनको इंजेस्ट कर लिया, डेफिनेटली अगर वो एनिमल सेल बना होगा तो उसमें तो उसको जरूरत नहीं है, वो वैसे का वैसे रहेगा, स्पाइरोचीट और फ्लैजेला। लेकिन अगर ये सेल इसको इंजेस्ट करता है तो ख्याल किया जाता है कि उससे हमारा प्लांट सेल बन गया होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद ये जो अर्लियर यूग्लिना लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आती हैं, ये वो पहले बना है, फिर उनसे प्लांट्स, और उसके बाद जब इसने इसको इंजेस्ट किया तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जब इंजेस्ट किए तो उससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना, दैट वाज क्लोरोप्लास्ट, उससे क्लोरोप्लास्ट बना। सो देयर आर थ्री थिंग्स, एरोबिक बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरोचीट से फ्लैजेला, एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से हमारे पास कौन सी चीज बनती है? क्लोरोप्लास्ट। और इस हाइपोथेसिस में जिसमें बैक्टीरिया इंजेस्ट हो रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहे, उस थ्योरी को हम क्या बोलते होते हैं? एंड सिम्बियोटिस थ्योरी और हाइपोथेसिस। ये एक थ्योरी थी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है इस थ्योरी के मुतालिक, वो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। और इसको जो मानने वाला साइंटिस्ट वो भी याद रखना है, लिन मार्गोलिस। ये लिन मार्गोलिस ने दी थी। सो सेकंड जो थ्योरी आती है इसके अंदर, वो हमारे पास आती है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके मुताबिक क्या होता है? दिस इज अ सेल, और हमने ये पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सो ये मैंने जो है वो जीनोम बना दिया, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, और उसमें ये कौन सी चीज थी? जीनोम। तो इस थ्योरी के मुताबिक क्या है कि जो हमारे जीनोम का जो पार्ट है, जो हमारा जीनोम है, वो मेम्ब्रेन ने अपने अंदर इनक्लोज कर लिया ऐसे। ये क्या हो गया? मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बेंड हुई और उसको इनक्लोज कर लिया, और जब इनक्लोज किया तो उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर थे वो वैसे ही सेल के अंदर अलहदा होके अलग से स्ट्रक्चरल पार्ट्स में चेंज हो गए, जिनके अंदर कौन सी चीज मौजूद थी? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, लेट्स सपोज एक माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, एक क्लोरोप्लास्ट बन गया, एक जो है न्यूक्लियस बन गया।
यही 3 बॉडी होती हैं जिनमें अपना डीएनए होता है, और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो जो बैक्टीरिया से बना है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए आज भी वो बैक्टीरिया के साथ मैच करता है। सो इस थ्योरी के मुताबिक जिसमें मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बेंड हुई, जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज किया और वो ऑर्गेनेलिस के अंदर चेंज होगी, उसको हम नाम देते होते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। सो उसके बाद एक सेल बना, बहुत सारे सेल बने, बाद में इवोल्यूशन होगी, सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहना शुरू हो गए, कॉलोनी बन गई। उसी कॉलोनी में सेल्स ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन शुरू कर दी। सो कोऑर्डिनेशन के नतीजे में जो नई बॉडी बनना शुरू होगी वो मल्टीसेलुलर जो है वो आज हमें नजर आती हैं। जो तो लास्ट पे जो कम्प्लेक्स टाइप है वो मल्टीसेलुलर की रह जाती है। कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस ये होता है कि कॉलोनी में जो सेल रह रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल अब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ लाइफ चेंज फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू eukaryotes. That's all about today.